नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपको किसी भी टीवी चैनल, अखबार या कहीं पर भी देखने को नहीं मिली होगी। अगर आपको देखने को मिला होगा तो इस खबर का सिर्फ वो हिस्सा जिसे हम घटनात्मक कहते हैं, यानी कि प्रोटेस्ट हुए, प्रोटेस्ट कवर हुए, दिखा दिए गए और बात यहीं पर खत्म। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई खबर बनती है तो उसके पीछे की एक बड़ी कहानी होती है। क्या उस कहानी को अभी तक कोई बाहर लेकर आ पाया? आज हम इसी कहानी को आपके सामने बाहर लाएंगे और परत दर परत इस पूरे के पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डार्क रियलिटी ऑफ ग्रीनोपोलिस 89। आज हम एक एक कर वो खुलासे करेंगे और समझाएंगे कि इस पूरे मामले, इस पूरे विवाद में बिल्डर कहां खड़ा है, जिसको कंस्ट्रक्शन करना था, जो अब भाग गया, उसका क्या हाल है, और सबसे बड़ी बात ये, जिन सैकड़ों लोगों को अपने घर नहीं मिले उनकी हालत क्या है। और इस सब के बीच इस पूरे मामले में किसके हाथ क्या लगा और किसने क्या खोया, और एक एक बारीकी हम आपको समझाएंगे। फिर चाहे ऑरिस हो, 3C शेल्टर हो, या फिर वो बायर्स जो बेचारे एक भरोसे के सहारे अपनी गाढ़ी कमाई को इस प्रोजेक्ट में लगाया और उसके बाद अब दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज पूरे के पूरे इस मामले की एक एक परत हम खोलने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि इस खेल के पीछे की पूरी कहानी क्या थी। क्योंकि प्रोटेस्ट तो हमने भी बहुत कवर किए, प्रोटेस्ट हमने भी बहुत दिखाए, वो तकलीफ, वो दर्द आपको खूब सुनाया, लेकिन टेक्निकल पहलू पर अभी तक किसी ने बात नहीं की। क्योंकि इसी टेक्निकल पहलू का फायदा बिल्डर उठाकर बायर्स के लिए मुश्किलें खड़ी करता है, यानी कि उनका जो पैसा है वो रफू चक्कर कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन है विलन और कौन है पीड़ित इस ग्रीनोपोलिस 89 प्रोजेक्ट जो कि गुरुग्राम में है। यानी कि इस प्रोजेक्ट में वो कौन बड़ा दोषी है जिसकी वजह से सैकड़ों लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। वो ऑरिस है या 3C है या फिर ये बायर्स है? कौन है वो विलन और कौन है वो पीड़ित? क्या ऑरिस है, 3C है या फिर बायर्स है? ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑरिस कहता है कि मैं भी पीड़ित हूं, मेरे साथ 3C शेल्टर ने धोखा कर दिया। लेकिन क्या सच में ऑरिस के साथ धोखा हुआ है? क्योंकि जो स्थिति ग्राउंड पर दिख रही है उसमें तो अगर लूटा पिटा कोई है तो वो ये बायर्स हैं। ये बायर्स अभी भी धक्के खा रहे हैं, कानून के दरवाजे पर गुहार लगा रहे हैं कि हमने एक भरोसे के सहारे, एक सरकारी तंत्र ने जो नियम बनाया उस नियम के भरोसे कि वो बिल्डर हमें हमारा घर देगा, लेकिन उन्हें घर नहीं मिल रहा है और अब कानून के चक्कर लगाने को ये मजबूर है। आज इस पर ही हम पड़ताल करेंगे और इसी की पूरी कलई आपके लिए खोलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार नजर डालते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर। आपको बताएं कि यह प्रोजेक्ट जुलाई 2021 के आसपास लॉन्च हुआ था। टोटल फ्लैट की संख्या अप्रोक्स 1826 इस प्रोजेक्ट में है। टोटल एरिया की बात करें तो 37 एकड़ है, कुछ ज्यादा हो सकता है। टोटल फेज की बात करें तो ये 3 फेज में लॉन्च हुआ था, यानी कि 1, 2 और 3। इसके अलावा लोकेशन है सेक्टर 89 गुरुग्राम, जो कि सबसे पॉश इलाका है और लगातार ये इलाका डेवलप हो रहा है। और इसमें ऑरिस की जो हिस्सेदारी थी वो 35%, यानी कि ये अगर प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट होता तो करीब करीब 640 फ्लैट्स ऑरिस के हिस्से में आने थे। इसके अलावा 3C शेल्टर जो कि इस प्रोजेक्ट को बनाने वाला था उसके हिस्से में आते 65%, यानी कि करीब 1186 फ्लैट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइसेंस है इस प्रोजेक्ट का, यानी कि ग्रीनोपोलिस का जो लाइसेंस है, और ये जिस जमीन पर, जिस धरती पर प्रोजेक्ट यानी कि ये इमारतें खड़ी हुई है या बाकी खड़ी होनी थी, वो भी ऑरिस की है। और 3C की एंट्री इस प्रोजेक्ट में किसने कराई? क्या बायर्स ने कराई जिन्होंने इसमें फ्लैट्स बुक कराया था? नहीं, इसकी एंट्री कराई ऑरिस ने। ऑरिस लेकर आया था 3C शेल्टर, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर भी कह सकते हैं, जिसका काम था कि वो आए और इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाए, यानी कि इस इमारत को खड़े करने की जिम्मेदारी उसकी थी और ये जिम्मेदारी दी थी ऑरिस ने।
और अब ऑरिस ये कहता है कि भाई साहब वो जो ठेकेदार है वो भाग गया, अब मैं क्या करूं, मैं भी तो इन बायर्स की तरह ही पीड़ित हूं। लेकिन क्या बायर्स ने कहा था कि आप ऐसे ठेकेदार को लेकर आइए जो कल को भाग जाएगा उनकी गाढ़ी कमाई को लेकर? और इस सब के बीच क्या सच में ऑरिस इसमें पीड़ित है? क्या ऑरिस को इसमें नुकसान हुआ है? यह जानना बेहद अहम है, क्योंकि सारी की सारी कहानी इसी के पीछे छिपी हुई है। क्योंकि ऑरिस तो कहता है कि मेरे साथ भी धोखा हुआ है, लेकिन क्या सच में धोखा हुआ है ऑरिस के साथ? और सबसे बड़ी बात यह कि अब जो डाका पड़ा है वो किसके घर पे पड़ा, और सबसे बड़ा कि तिजोरी में माल किसके आया या आने वाला है? वो ऑरिस के घर पर डाका पड़ा, यानी कि क्या ऑरिस के साथ धोखा हुआ, या फिर जो अब माल आया या आएगा वो ऑरिस के पास आएगा, यानी कि जो मुनाफा या पैसा जो आना है, या फिर 3C, या फिर जो ये बायर्स है इनके घरों पर, इनकी मेहनत की कमाई पर, इनकी जेब पर, इनके भविष्य पर, और इन्होंने जो उम्मीदें पाली थी, अपना छोटा छोटा पैसा, अपनी जरूरतों को खत्म कर कर, अपने बच्चों की जो खुशियां हैं उनको दरकिनार करके जो कमाया था, जो कि इस प्रोजेक्ट में उन्होंने लगा दिया, उस पैसे पर डाका जो पड़ा, अब उसके बाद होगा क्या? क्योंकि यही एक बड़ी बात है कि जहां अब लीगल में मामला जा रहा है, या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें, हाई कोर्ट की बात कर लें, NCLT की बात कर लें, ऑरिस भी अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या यह कहकर पल्ला झाड़ देना कि यहां पर जो जिम्मेदारी थी 3C शेल्टर्स की थी, क्योंकि 3C शेल्टर के पास 65% लोगों की जो बुकिंग लेनी थी वो उसने ली थी, और वो पैसा लेकर भागा, तो वो 3C लेकर भागा, हमारे पास वो पैसा आया ही नहीं। लेकिन क्या सच में वो पैसा नहीं आया? वो पैसा गया कहां? वो पैसा किसके पास है, किसकी तिजोरी में है? ये बेहद अहम पहलू है। और अब अगली स्लाइड में जब आप ये सारी चीजें देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं कहां डाका पड़ा और किसकी तिजोरी में माल आया। अब आप देखिए यहां पर स्थिति क्या है। हम पहले ऑरिस की बात कर लें। ऑरिस के पास पूरा प्रोजेक्ट और काफी सारा पैसा जो 3C बायर्स ने दिया था वो आ गया है। ये पैसा कैसे आया वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब चूंकि ये जो प्रोजेक्ट है 3C चला गया NCLT में, और NCLT में यानी कि दिवालिया होने की स्थिति में 3C के ऊपर कार्रवाई हो रही है। जो भी चल रहा है वो एक अलग पार्ट है, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट है, क्योंकि पैसा तो इसी प्रोजेक्ट पर आया था, तो क्या प्रोजेक्ट भी उस NCLT में जो केस गया उसका हिस्सा बना? नहीं बना। तो अब वो प्रोजेक्ट किसके पास है? वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से ऑरिस के पास है। और सबसे बड़ी बात कि जो 65% जो बायर्स है, जो ऑरिस कहता है कि ये 3C के बायर्स थे और ये पैसा तो उन्होंने 3C को दिया और हमारे पास वो पैसा नहीं आया, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि जो फर्स्ट फेज में, पहले फेज में जो इमारतें खड़ी हुई हैं, करीब 7 इमारतें खड़ी हुई हैं, और जिसमें करीब करीब 600 के आसपास फ्लैट्स है, यूनिट्स है, उसको यहां तक किसने पहुंचाया? एक बड़ा हिस्सा 3C ने ही बनाया था, और वो बनाने के बाद ही यहां से दौड़ मार गया था, भाग गया था, दिवालिया हो गया था। यानी कि जो इमारत खड़ी हुई है, जिसमें अभी फेज 1 में ऑरिस अपने 35% वो कहता है कि मैंने जो बुकिंग ली थी मैं तो उनको पोजीशन दे रहा हूं, तो इस बिल्डिंग में भी ये जो बायर्स है 65% उनका पैसा भी लगा हुआ है। यानी कि वो पैसा तो अभी वहीं पर है, तो इनका अधिकार, हक क्यों नहीं बनता वहां पर फ्लैट्स का? ऐसे में कैसे मना कर सकता है ऑरिस कि नहीं मेरे पास तो पैसा आया ही नहीं? वो पैसा अगर कैश में नहीं आया, चेक से नहीं आया, IMPS से नहीं आया, RTGS से नहीं आया, कंस्ट्रक्शन में तो लगा है, और वो पैसा वहीं पर खड़ा हुआ है, उन इमारतों की सूरत में खड़ा हुआ है, तो वो पैसा वहीं पर है। ऐसे में इस जिम्मेदारी से कोई भी बिल्डर भाग दौड़ नहीं सकता है, उसे इसे मानना पड़ेगा। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात है कि बायर्स लूटे, ऑरिस क्या घी की कढ़ाई में है? यानी कि फायदा जो हुआ सबसे बड़ा वो क्या ऑरिस को हो गया, और नुकसान जो उठा रहे हैं ये लोग उठा रहे हैं, क्योंकि ऑरिस के मुताबिक उसने इस प्रोजेक्ट के फेज 1 में, इसको जरा गौर से आप ध्यान दीजिए, ये जानकारी शायद अभी तक किसी के पास नहीं होगी, जो कि अभी आप रिपोर्टर जी की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑरिस का
मानना है, ये उनका खुद का मानना है, ये हमारी तरफ से या गूगल करके लाई हुई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये ऑरिस बिल्डर का मानना है कि फेज 1 जो है, यानी कि जहां ये करीब करीब 600 फ्लैट्स है, जहां पोजीशन जो 35% ऑरिस कहता है कि अपने बायर्स को वो देना शुरू कर चुका है, यहां पर ऑरिस ने मात्र 200 करोड़ रुपए खर्च किए। और ये खुद ऑरिस ने माना है कि जो अधूरा प्रोजेक्ट था फेज 1 का, उसमें उसको 200 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ गए। और सबसे बड़ी बात यह है, और इसमें 500 से ज्यादा फ्लैट्स जो है वो ऑफर किए जाएंगे या कर दिए हैं। बाकी के 2 फेज का जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से अब फ्री हो चुका है। यह भी ऑरिस का ही कहना है कि यानी कि जो फेज 2 और फेज 3 है, क्योंकि सारा खेल तो अब यहां पर आकर सिमट गया कि आप समझिए कि ऑरिस ने अपनी लैंड दी, लाइसेंस उसका था और उस पर कंस्ट्रक्शन करनी थी 3C को। उसने कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं की, एक पार्ट या काफी कुछ उसने बनाया और उसमें पैसा इन बायर्स का भी लगा हुआ था। अब उस फेज 1 में जो करीब 500-600 जितने भी फ्लैट्स हैं, अब क्या उस पर पूरा का पूरा अधिकार सिर्फ ऑरिस का है, इन लोगों का नहीं है? क्योंकि पैसा तो इन्हीं का भी लगा है ना। क्योंकि अगर फेज 1 में 60 टावर खड़े किए गए हैं, तो क्या वो 60 टावर मात्र 200 करोड़ रुपए में बन सकते हैं? ईडीसी, आईडीसी और दुनिया भर के खर्चे, तमाम तरह की चीजें, वहां क्या सिर्फ 200 करोड़ रुपए खर्च करके आप उन 60 टावर के पूरे मालिक बन सकते हैं? यह सवाल पूछना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और एजेंसीज भी इन बातों पर गौर करे ताकि इन बेचारे लोगों को कुछ राहत मिल सके। हम ऑरिस को ये नहीं कह रहे कि ऑरिस ने कोई बड़ा धोखा कर दिया या क्या किया, लेकिन जो ग्राउंड की स्थिति है वो एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अब बाकी के 2 जो फेज हैं, फेज 2 और फेज 3, यहां पर भी कुछ हिस्सा कंस्ट्रक्शन हुई है। वो चाहे फिर बेसमेंट तक हुई हो, 2 फ्लोर तक हुई हो या 3 फ्लोर तक हुई हो, वहां पर भी यानी कि फेज 2 और फेज 3, इनमें भी इनिशियल कंस्ट्रक्शंस की गई थी 3C के द्वारा। यानी कि यहां पर भी जो पैसा लगा वो यही 65% बायर्स थे जिनका पैसा यहां पर लगा। क्योंकि ऑरिस के मुताबिक उसके जो 35% थे वो तो उसका प्योर प्रॉफिट था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सब कुछ तो 3C को करना था। और ये जो पैसा या ये जो हिस्सेदारी थी ऑरिस की, वो लैंड के बदले में थी। इसके अलावा 3C ने एक एक्स अमाउंट और भी दिया था, लाइसेंस अथॉरिटी या जिस भी उसमें दिया होगा उस अमाउंट पर भी बात करेंगे। अब वो 100 करोड़ रुपए है या इससे कुछ कम या इससे ज्यादा है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन उसके बाद अब इनके पास क्या है, इन सैकड़ों बायर्स के पास क्या है? इन बायर्स के हाथ पूरी तरह से खाली है। और ये इस उम्मीद और आस में है कि कानून के जो बड़े बड़े लंबे हाथ हैं, जो हम फिल्मों में भी सुनते हैं और बहुत सारे मामलों में हमने देखा भी है कि कानून की लाठी देर से चलती है, लेकिन जब चलती है तो पूरे धमाके और आवाज के साथ चलती है। तो शायद किसी दिन वो चले और इनको एक बड़ी राहत मिले। और इसके अलावा एक बात और इंपॉर्टेंट आप यहां समझिए कि 2011 में जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, तो करीब अब बिल्डर के मुताबिक यहां उसने जो ये फ्लैट्स बेचे थे वो 4000 रुपए स्क्वायर फीट थे। बायर्स के मुताबिक ये थोड़ा सा कम अमाउंट होता, लेकिन करीब करीब हम इसको पकड़ते हैं 4000, जो कि खुद बिल्डर मान रहा है, यानी कि ऑरिस मान रहा है। अगर 4000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से जब 2011 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, आज जिस जगह पर ये प्रोजेक्ट है उस इलाके में कीमतें कहां पर जा चुकी है? कीमतें दोस्तों वहां पर पहुंच चुकी है इस कदर कि आपके भी होश उड़ जाएं, या एक आम आदमी अब वहां घर खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि वो कीमत पहुंच चुकी है 15,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए स्क्वायर फीट पर। यानी कि जो 4,000 रुपए स्क्वायर फीट पर 2011 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, लेकिन अब अगर फेज 1 के बाद 2 और 3 को लॉन्च जब किया जाएगा, इसको ऑरिस जब अगर बेचेगा प्रीमियम रेट पर, तो ये 15 से 20,000 रुपए स्क्वायर फीट में जाएगा। अब आप समझिए, अगर इन बायर्स के पास ये जो 4,000 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्होंने ये बुकिंग की थी, आज इनको ये फ्लैट मिल गए होते तो इसकी कीमत 4 से 5 गुना होती। यानी कि जो पैसा इन्होंने लगाया था वो आज 4 से 5 गुना हो जाता। लेकिन दुविधा देखिए, परेशानी देखिए, 4 गुना
प्रॉफिट या 4 गुना जो पैसा बढ़ता उसकी खुशी तो मिलना दूर की बात, ये जो पैसा था इसी का नहीं पता है ये कब मिलेगा। बिल्डर का कहना है कि एनसीएलटी में केस है, आईआरपी अपॉइंट किया है, अब वो डिसाइड करेंगे कि इन लोगों को ये पैसा डबल करके देते हैं या फिर इतना ही देते हैं या कितना देते हैं। ये अपने आप में अहम सवाल है। लेकिन क्या ये बायर्स ये चाहते हैं कि उनको ये डबल मिले? क्योंकि आज अगर ये इनके साथ ये धोखा नहीं होता, ये धोखा चाहे ऑरिस ने किया, 3C ने किया या जो भी लोग थे इसके पीछे जिसने भी किया, अगर वो ये नहीं होता तो यहां पर ये लोग इस 4 से 5 गुना पर बैठे होते। जो 4,000 रुपए का रेट था वो 15 से 20 हो जाता। और अब बड़ी बात यही है कि इस पूरे के पूरे मामले में और इसके पास उसकी जमीन भी आ गई है और इसके पास उसके फेज 1 में अपने लोगों को देने के लिए, अपने बायर्स को देने के लिए फ्लैट्स भी आ गए। और ये अच्छी बात है, जिनके फ्लैट्स से उनको मिल रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि ऑरिस जिनको पोजीशन दे रहा है वो गलत दे रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इनके बारे में भी सोचे, इनके बारे में भी बात करें, इनका दुख तकलीफ भी जो है उसको जानने की कोशिश करे। ये करनी चाहिए अगर वो एक जिम्मेदार बिल्डर है, एक डेवलपर है। अगर वो चाहता है कि लोग अच्छी बात करें तो जाहिर सी बात है इनके साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन यहां पर तो अब स्थिति एकदम उलट हो चुकी है। 3C जिसे खुद ऑरिस लेकर आया था वो भाग गया है और इस पूरे के पूरे मामले का ठीकरा 3C के ऊपर फोड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सर तो इनके फूट रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि दिल तो इनका टूट रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि उम्मीदें तो इनकी खत्म हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे तंत्र, पूरे नियम, पूरे कानून और पूरे सिस्टम से भरोसा इनका टूटता और छूटता जा रहा है। एक और बात जो कि बायर्स के मुताबिक उनका कहना है कि करीब 50 के आसपास तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में ग्रीनोपोलिस में फ्लैट बुक किए थे, वो आज इस दुनिया में भी नहीं रहे। यानी कि एक उम्मीद, एक आस कि हमने अपने परिवार के लिए घर लिया था, एक आशियाना लिया था, उम्मीद एक पाली थी कि एक दिन उसमें जाएंगे, अपनी खुशियां, अपने त्योहार वहां पर मनाएंगे और बस इन्हीं उम्मीदों के साथ वो इस दुनिया को छोड़कर भी चले गए। दोस्तों, अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक एक पाई, एक एक पैसा 3C के पास कितना गया और इसके पास कितना आया, इस प्रोजेक्ट में कितना लगा, किसके पास क्या कुछ गया, उसकी डिटेल वीडियो जल्द लाने की कोशिश करेंगे और उसके लिए भी पूरा डिटेल डेटा खंगालने में हम लोग लगे हुए हैं। हमारी मंशा 1% नहीं है कि किसी को ब्लेम करना, हमारी मंशा सिर्फ इतनी है कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिल जाए और यही हम उम्मीद कर रहे हैं और यही अपील हम ऑरिस से भी कर रहे हैं कि आज जिस स्थिति में वो खड़ा हुआ है उसके पास सब कुछ है। जो लैंड पार्सल उसने 3C को इसे डेवलप करने के लिए दिया था वो उसके पास पूरी तरह से वापस है, यानी कि घाटा यहां पर कहीं नहीं है। आप समझिए कि जिस भी रेट में 2011 में वो लैंड पार्सल हो गया, जो भी उसकी कीमत होगी, आज उसकी कीमत 3 से 4 गुना ज्यादा हो चुकी है। यानी कि एप्रिसिएशन उस लैंड पर किसको मिल रहा है वो आप समझ रहे हैं। इस पर और डिटेल, पूरी जानकारी, एक एक आंकड़ा वो भी हम कोशिश करेंगे जल्द आपको लेकर आए और बताएं एक एक तकनीकी पहलू जिसको समझना आपके लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि और भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कल को कोई भी बिल्डर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को लेकर आएगा, इसी तरह की एक इंटरनल पॉलिसी बनाएगा, 335 मेरा, 65 तेरा, और वो खुद से भाग गया, भगा दिया गया, या क्या हुआ कि 200 करोड़ रुपए लगाओ और अरबों रुपए कमाओ। क्या ऐसा कुछ इस पूरे मामले में हो रहा है? ये हमारा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी जानकारी आपको ठीक लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर से और इससे, कानून से, सरकार से, सभी से गुजारिश कि इन बेचारे लोगों की तरफ एक बार तो देख लीजिए। फिलहाल के लिए नमस्कार। और आपकी कोई भी रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कोई भी शिकायत, कोई परेशानी या आप कोई जानकारी या सुझाव साझा करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए मेल आईडी पर मेल कर हमें भेज सकते हैं। नमस्कार।